दोस्तों, एक ऐसा टाइम भी जा चुका है जब यूएसए डिप्रेशन में जाने के बाद किसी बैंक या इंस्टीट्यूशन के बजाय ये आदमी से कर्जा लेती थी। उसके पास इतना पैसा था कि वो कई सारी कंट्रीज को एक साथ फाइनेंस कर सकता था। इनफैक्ट जिस दिन जेपी मॉर्गन की डेथ हुई थी तब अमेरिका ने लिटरली ट्रेडिंग आवर्स के बीच में 2 घंटे ट्रेडिंग बंद कर दिया था, सिर्फ एक आदमी को ऑनर करने के लिए। ये कोई प्रेसिडेंट नहीं था, ना ही राजा महाराजा, बस एक ऐसा बैंकर था जो इन सब से पावरफुल बन चुका था। तो आइए जानते हैं कैसे एक बीमार लड़का जो हमेशा बेड पर पड़ा रहता था आगे चलकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना। अनलाइक अदर्स, जेपी मॉर्गन का जन्म एक बहुत ही प्रिविलेज्ड और वेल्दी फैमिली में हुआ था। इनफैक्ट उनके फैमिली बैकग्राउंड ने उनकी अपब्रिंगिंग और फ्यूचर सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। लेकिन मॉर्गन की लाइफ का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर उनके फादर जूनियर स्पेंसर मॉर्गन थे। जूनियर एक हाईली रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन थे जो अमेरिकन और यूरोपियन दोनों बैंकिंग इंडस्ट्रीज में काफी मशहूर थे। तो उन्होंने अपने बेटे को अपनी ही तरह शेप करना एक फर्ज समझा ताकि आगे चलकर वो भी उनके तरह एक बड़ा फाइनेंशियल बने। लेकिन इतना अमीर होने के बावजूद भी जॉन का बचपन काफी दर्द भरा गुजरा है। वो बचपन से ही काफी बीमार और कमजोर रहते थे। उन्हें अक्सर ब्रूटल कफिंग, माइग्रेन्स और सीजर्स और कई तरह की बीमारियां होती थी। इन हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से वो अक्सर बाहर खेलने भी नहीं जा पाते थे। जब बाकी बच्चे बाहर खेला करते थे तब जॉन घर में बैठकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ा करते थे। लेकिन एक पॉइंट पर जॉन की हालत इतनी खराब हो गई कि वो घर पर भी चल फिर नहीं पा रहे थे। तो उनके फादर ने ये सब देखकर एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी डिसीजन लिया। ऐसा डिसीजन शायद कोई दूसरा फादर नहीं लेता था। उन्होंने जॉन को अकेले अटलांटिक ओशन के बीच में एक आइलैंड पर भेज दिया। उनको ऐसा लगा कि वहां की साफ हवा पानी से वो ठीक हो जाएंगे। तो बिना फैमिली के और सिर्फ कुछ ही डॉक्टर्स के साथ वो उस आइलैंड पर पहुंच चुके थे और वहीं पर उन्होंने अपना पूरा 1 साल गुजारा। एंड लकीली जॉन 1 साल के अंदर ठीक भी हो गए और तब जाके उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी। कुछ समय बाद अपने फादर के कनेक्शंस की वजह से जॉन को वॉल स्ट्रीट पर एक बैंकिंग फर्म में जॉब भी मिल गई। उस टाइम पर जॉन के फादर जूनियर स्पेंसर मॉर्गन लंदन के एक बड़े मर्चेंट बैंकिंग फर्म जॉर्ज पीबॉडी एंड को में जूनियर पार्टनर थे और इसी कनेक्शंस की वजह से जॉन को वॉल स्ट्रीट पर एक ऐसी फर्म में जॉब मिली जो पीबॉडी के अमेरिकन इंटरेस्ट को हैंडल करती थी। लेकिन जॉन के फादर को एक डर हमेशा से लगा हुआ रहता था कि जॉन बचपन से काफी इंपल्सिव और काफी एग्रेसिव थे। जैसे कि 1859 में जब जॉन न्यू ओरलियंस गए थे तो वहां उनकी मुलाकात एक शिप के कैप्टन से हुई। कैप्टन ने रिसेंटली ब्राजीलियन कॉफी का एक बड़ा शिपमेंट खरीदा था लेकिन उसके पास कोई बायर नहीं था। तो जॉन ने तुरंत कंपनी के पैसे से उसका पूरा शिपमेंट खरीद लिया था। ये डिसीजन बहुत ज्यादा रिस्की था और इसकी कोई गारंटी भी नहीं थी कि कॉफी सारी बिक जाएगी। लेकिन फिर उसने वो कॉफी लोकल मर्चेंट्स को बेच दी और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया था। मगर सीनियर मेंबर्स को ये बोल्ड मूव उनका बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि जॉन का कंपनी के पैसों से गैम्बलिंग करना बिल्कुल सही नहीं है। मीनवाइल जॉन की पर्सनल लाइफ में भी बहुत एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स हो रहे थे। अपने सोशल सर्कल्स के थ्रू वो अमेलिया स्टर्जिस से मिले जो एक सक्सेसफुल मर्चेंट की बेटी थी। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने शादी करने का फैसला लिया। लेकिन 1861 में अमेलिया ट्यूबरक्लोसिस से डायग्नोस हो गई, एक ऐसी डेडली डिजीज जो उस टाइम पर ठीक भी नहीं हो पाती थी। फिर भी दोनों ने अपने प्लान्स को कैंसिल नहीं किया और उसी साल शादी कर ली। शादी के बाद वो एल्जियर्स शिफ्ट हो गए जहां उन्हें लगा कि क्लाइमेट अमेलिया के हेल्थ के लिए बहुत बेटर होगा। लेकिन वक्त किसी का अच्छा या बुरा नहीं देखता और फरवरी 1862 में अमेलिया की डेथ हो गई। जॉन के लिए ये एक बहुत हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। यहाँ जॉन की लाइफ में क्राइसिस चल रहे थे और दूसरी तरफ अमेरिका भी क्राइसिस से गुजर रहा था। अमेरिकन सिविल वॉर शुरू हो चुकी थी और लॉ के अकॉर्डिंग जॉन को कंपलसरी वॉर में पार्टिसिपेट करना था। लेकिन यहाँ पर जॉन ने कुछ ऐसा किया जो कोई दूसरा नहीं कर रहा था। वो खुद वॉर में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किए। इनफैक्ट इसके बदले उन्होंने अपना एक सब्स्टिट्यूट रखा था जिसे हमेशा वॉर में भेजा करते थे और यहीं से उनका एविल साइड भी सबके सामने आने लगा। जॉन ने 5000 राइफल फाइनेंस किए थे, यानी उसे खरीदने के लिए लोन दिया था जो गवर्नमेंट से सिर्फ $3.50 में राइफल खरीदे गए थे और ये राइफल्स पुराने और आउटडेटेड माने जा रहे थे। लेकिन थोड़ी सी रिपेयर करने के बाद जॉन के कहने पर वापस गवर्नमेंट को $22 में बेची गई, यानी सीधा सीधा 500% का प्रॉफिट हुआ था। ये एकदम क्लियर था कि जॉन ने अपने देश की जंग को ही एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया था, जो कि ये बात गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों को पसंद नहीं आई। लेकिन जॉन के लिए यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी, आगे तो अभी और भी बड़ी कंट्रोवर्सीज आने वाली है। 1871 में जॉन ने अपने फादर के कनेक्शंस का यूज करके एक और पावरफुल फाइनेंशियल एंथनी ड्रेक्सल के साथ पार्टनरशिप की। दोनों ने मिलकर ड्रेक्सल मॉर्गन एंड को नाम का एक प्राइवेट मर्चेंट बैंकिंग हाउस स्टार्ट किया। थोड़े टाइम बाद फर्म का नाम बदल कर रख दिया गया जेपी मॉर्गन एंड को
और यही फॉर्म एंडिंग तक जॉन के कंट्रोल में ही रही और आगे चलकर इवॉल्व होकर बनी जेपी मॉर्गन एंड चेज, जो आज सबसे बड़ी टाइटन्स में से एक है। आज के टाइम पे हम जेपी मॉर्गन चेज को एक बहुत बड़ा बैंकिंग जायंट की नजर से देखते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अपने करियर के इनिशियल स्टेजेस पर जॉन वेल्दी इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स को कनेक्ट करते थे और बीच का कमीशन चार्ज करते थे, मतलब एज अ ब्रोकर की तरह काम चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे पैसे आने शुरू हुए, जॉन का एम्पायर भी बढ़ने लगा। अब वो खुद बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने लगे। उनका पहला मेजर इन्वेस्टमेंट था अमेरिकन रेल रोड्स। उस टाइम पर सिचुएशन अलग थी। स्टील इंडस्ट्री में कार्नेगी डोमिनेट कर रहे थे, ऑयल इंडस्ट्री में रॉकफेलर, और रेल रोड्स में कोई भी डोमिनेट नहीं कर रहा था, क्योंकि वहां पर छोटी मोटी कंपनीज ही एक दूसरे से कम्पीट कर रही थी। इनफैक्ट वो कंपनीज कंपटीशन में इतना ज्यादा घुस जाती थी कि कस्टमर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वो प्राइसेस इतना गिरा देती कि वो कई बार लॉस में चली जाती थी। जहां लोग इस कंपटीशन को प्रॉब्लम समझ रहे थे, वही जॉन ने इसमें अपॉर्चुनिटी देखी। वो धड़ाधड़ सारी अंडर फाइनेंस कंपनीज को खरीदते गए और जो बची हुई कंपनीज थी उनको कंपटीशन से ही बाहर कर दिया, ताकि प्राइसेस फिर जॉन अपने हिसाब से सेट कर सके, ना कि कस्टमर्स के हिसाब से। धीरे धीरे जॉन की मोनोपोली और इंडस्ट्री दोनों स्टेबल होती गई, जिससे और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट होने लगे। थोड़े ही टाइम में जॉन के पास अमेरिका का 1/3 रेल रोड्स का कंट्रोल था, जबकि उस वक्त 60% स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ रेल रोड्स का ही था। जॉन बचपन से बीमार रहते थे और इसी बीमारी के चलते उनके नाक पर बहुत सारे बड़े बड़े पिंपल्स और फोड़ियां थी, जिससे उनका फेस थोड़ा सा अगली दिखता था और यही चीज जॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मगर जब आप जेपी मॉर्गन की फोटोज ऑनलाइन देखोगे तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा, क्योंकि जॉन जब भी अपनी पेंटिंग बनवाते तो खुद को परफेक्ट दिखाते थे। लेकिन 1901 में पहली बार किसी ने जॉन को चैलेंज किया था और इतना परेशान कर दिया था कि जॉन उसकी मरने की दुआ करते थे। वो शख्स था प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। उस वक्त जॉन ने नॉर्दर्न पैसिफिक रेल रोड को 2 और रेलवेज के साथ मर्ज करके एक मैसिव होल्डिंग कंपनी बनाई थी, नॉर्दर्न सिक्योरिटीज कॉर्पोरेशन। पहले वो ऐसी मोनोपोलिस्टिक डील्स इजीली कर लेते थे क्योंकि उनका प्रेसिडेंट विलियम मैकिनली के साथ क्लोज कनेक्शन था। लेकिन जब प्रेसिडेंट मैकिनली का असैसिनेशन हुआ और रूजवेल्ट प्रेसिडेंट बने तो सब कुछ बदल गया। रूजवेल्ट ने शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1890 के वॉयलेशंस के लिए जस्टिस डिपार्टमेंट को सूट फाइल करने का ऑर्डर दिया। जॉन ने कोर्ट में केस भी लड़ा, लेकिन लास्ट में कंपनी को तोड़ दिया गया। अब यहाँ पर उन दोनों का इंटेंस क्लैश चल ही रहा था कि उतने में एंट्री होती है एंड्रयू कार्नेगी की, वो आदमी जिसने स्टील इंडस्ट्री में अपनी मोनोपोली बनाई रखी थी। उस वक्त कार्नेगी स्टील अपने पीक पर था, $40 मिलियन का रेवेन्यू हो रहा था। लेकिन एंड्रयू कार्नेगी अब रिटायर होना चाहते थे और अपनी कंपनी को बेचना चाहते थे। तो सवाल था कि इतनी बड़ी कंपनी कौन खरीदेगा, और यहीं पर जॉन को एक सुनहरा मौका दिखा और उन्होंने $480 मिलियन में पूरी कंपनी खरीद ली, जो कि उस टाइम पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी डील थी। और जॉन ने बाद में ये भी कन्फेस किया कि अगर एंड्रयू उनसे $100 मिलियन एक्स्ट्रा मांगते तो वो भी उसे खुशी खुशी दे देते थे। और फॉर्चुनेटली जॉन उस वक्त 70 साल के थे और काफी बीमार थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी इकोनॉमी को कोलैप्स होने से बचा लिया। लेकिन अब लोगों को ये रियलाइज होने लगा था कि क्या पूरी इकोनॉमी सिर्फ एक ही इंसान पर डिपेंडेंट हो गई है, क्योंकि सिर्फ एक इंसान के पास इतनी पावर होने की वजह से पब्लिक भी बहुत परेशान होने लगी। जॉन के पास एक्चुअल में कितनी पावर है वो जानने के लिए पब्लिक ने एक कमेटी सेटअप की, जहां जॉन को बुलाकर उसे सवाल पूछे गए। लेकिन ये कमेटी की वजह से जॉन को और ज्यादा अटेंशन मिला और इनडायरेक्टली जॉन वॉल स्ट्रीट के पावर सिंबल बन गए। लेकिन धीरे धीरे उनकी मेंटल हेल्थ खराब होते जा रही थी और फिर कमेटी ने भी प्रूव कर दिया कि उस वक्त कुछ अल्ट्रा रिच इंडिविजुअल्स ही पूरी कंट्री को कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन जॉन को इस इन्वेस्टिगेशन का कॉन्सिक्वेंस देखने नहीं मिला, क्योंकि 31 मार्च 1913 को रोम में वेकेशन के दौरान 75 की एज में उनकी डेथ हो गई। उनके बाद जॉन के बेटों ने उनका बिजनेस संभाला। बैंक ने कई मर्जर्स और एक्विजिशंस किए, जैसे बैंक वन, बेयर स्टर्न्स और सबसे नोटेबल 2000 में चेज बैंक के साथ मर्जर, जिससे बना जेपी मॉर्गन चेज। और शायद आप सभी को जेपी मॉर्गन चेज के बारे में तो जरूर पता होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर देना।